हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग आगे के सेक्शन कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, जो कि सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 24 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 20 देखा था, जो कि बात करता था कि कब जो एग्रीमेंट है उसको वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब शून्य समझा जाएगा। अभी तक इससे पहले हम लोगों ने वॉइडेबल देखे, वो कौन से, वो सारे ग्राउंड्स देखे कि जब कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती, मतलब उसमें जो कंसेंट है, जो सहमति है, वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। तो अगर स्वतंत्र सहमति नहीं है तो उस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल किया जा सकता था। ठीक है, वो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा था कि सेक्शन 20 में वो कौन सा एग्रीमेंट होगा जिसको वॉइड कर दिया जाएगा। तो अगर किसी एग्रीमेंट की दोनों पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों पार्टी किसी मिस्टेक में है, और वो मिस्टेक किसी फैक्ट्स का है, किसी फैक्ट को लेकर अगर दोनों पार्टी किसी मिस्टेक में है, तो वहाँ पे माना जाएगा कि ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है, वो शून्य एग्रीमेंट है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ए बी के साथ एग्रीमेंट कर रहा था, ए को लग रहा था कि उसका जो शिप है वो इंग्लैंड से बॉम्बे के रास्ते में है, बस आ रहा है। ठीक है, और इसने एग्रीमेंट कर लिया कि वो अपना जो बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि जो उसमें शिप में सामान लद के आ रहा है उसको बेचने का एग्रीमेंट कर दिया। पर लेकिन रास्ते में जहाज डूब चुका था, तो जब एग्रीमेंट हो रहा था ना ए को पता था इसके बारे में ना बी को पता था। तो यहाँ पे दोनों एक मिस्टेक में थे, दोनों की भूल थी, एक फैक्ट को लेकर मिस्टेक में थे, जो फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डूब चुका है रास्ते में। तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा। तो हम लोगों ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट देखा। आज हम लोग मिस्टेक ऑफ लॉ देखेंगे कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हम लोगों ने देखा कि दोनों पार्टी अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रही हैं तो एग्रीमेंट वॉइड होगा। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या होगा वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 21 बात करता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ अगर हुआ है किसी एग्रीमेंट में तो क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसे समझिए, तो मिस्टेक जो है वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, मिस्टेक दो प्रकार की होती हैं। एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हम लोगों ने कल देखा था सेक्शन 20 में, और आज हम लोग देख रहे हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, जो कि सेक्शन 21 में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ, इसमें इस सेक्शन में ये बात की गई है कि अगर दो पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और बाद में वो पार्टी में से कोई भी पार्टी ये कह रही है कि मुझे उस लॉ के बारे में पता नहीं था, अपने लॉ के बारे में पता नहीं था, तभी मैंने ये एग्रीमेंट कर लिया है, पर अब मैं इस एग्रीमेंट को वॉइड कराना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये मिस्टेक में थी। तो वहाँ पे ये पार्टी जो होगी, जो वॉइड कराना चाहेगी, वो वॉइड नहीं करा सकती, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का तो डिफेंस मिल जाता है कि अगर दोनों पार्टी किसी फैक्ट को लेकर मिस्टेक कर रही हैं तो डिफेंस मिल जाएगा और वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ कर रही हैं तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मैक्सिम है जिसमें बोला गया है, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। मतलब लॉ का इग्नोरेंस, ये नहीं कोई कह सकता कि मुझे लॉ ही नहीं पता था, वो जिस कंट्री में रहता है उस कंट्री का उससे लॉ नहीं पता, वो ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, कि मुझे लॉ पता नहीं था तभी मैंने एग्रीमेंट कर लिया, पर अब मुझे जब पता चला कि ऐसा है तो मैं एग्रीमेंट को वॉइड कराना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। तो मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो इंडियन लॉ और दूसरा फॉरेन लॉ। तो अगर कोई व्यक्ति इंडियन लॉ की मिस्टेक का डिफेंस ले रहा है तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि उसको अपने लॉ के बारे में पता है। ठीक है, जिसके लिए मैक्सिमम लोगों ने देखा कि इग्नोरेंटिया जूरिस्ट नॉन एक्सक्यूज है। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहा है और वो फॉरेन लॉ को नहीं जानता, तब उसने एग्रीमेंट किया है, तो ऐसे एग्रीमेंट को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह माना जाएगा और वो वॉइड कराया जा सकता है। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड कराया जा सकता है। तो यही सेक्शन में दिया गया है। इसको एग्जांपल से हम लोग ऐसे समझते हैं कि ए और बी, ए है, ये बी है। ठीक है, अब ए ने एक प्लॉट खरीदा, बी से एक प्लॉट खरीदा। ठीक है, अब ए ने जो प्लॉट खरीदा वो कॉमर्शियल पर्पस से लिया। ए का पर्पस था कि वो उस प्लॉट पे बिजनेस खड़ा करेगा अपना। ठीक है, और बी ने इसको बेच दिया। अब यहाँ पे ए को बाद में पता चलता है कि जो जहाँ पे उसने लैंड ली है, उस वहाँ का लैंड लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे कॉमर्शियल पर्पस के लिए बिल्डिंग नहीं बन सकती, वो केवल रेजिडेंशियल एरिया है। तो अगर वो रेजिडेंशियल एरिया है तो वहाँ पे तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये ए प्लॉट बना नहीं सकता। अब बाद में ए ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे इस लॉ के बारे में पता नहीं था कि यहाँ पे
रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही केवल प्लॉट है, कॉमर्शियल के लिए नहीं है। ये इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता, ठीक है। भले ही उसने कॉमर्शियल पर्पस से लिया था प्लॉट, लेकिन उसको पता होना चाहिए, उसको इतना लॉ तो इंडिया का पता होना चाहिए, और नहीं भी पता होगा तो भी वो डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा पहले से माना जाता है कि अगर वो लॉ इंडिया के लॉ में अगर मिस्टेक कर रहा है, वो मिस्टेक कर रहा है इंडिया के लॉ को लेकर, तो माना जाएगा कि उसको लॉ पता था। तो अगर यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि मैंने कॉमर्शियल पर्पस से लिया था प्लॉट, लेकिन यहाँ का लॉ कॉमर्शियल के पर्पस के लिए अलाउ नहीं करता है, तो मुझे ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको वॉइड कर दीजिए, मुझे ये प्लॉट नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि अब ये बिक चुका, ये एग्रीमेंट वैलिड है, ठीक, ये वैलिड होगा एग्रीमेंट। लेकिन वही बात अगर ये फॉरेन लॉ की बात है, अब यहाँ पे ए ने बी से, ये ए तो अपना इंडिया का है और बी ये फॉरेन में बैठा है, तो ये फॉरेन का सेलर है, ठीक है। ये फॉरेन में कोई चीज़ बेचता है, ये चाइना में, मान लीजिए चाइना का है, ठीक है। अब ये इंडिया का है। अब ए ने बी से कॉल के थ्रू या जैसे भी आप कुछ सामान ऑर्डर करें अपनी शॉप पे बेचने के लिए, ठीक है। चाइना का कुछ माल ऑर्डर करा अपनी शॉप पे बेचने के लिए। अब यहाँ पे ए को ये लगता था कि जो फॉरेन लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो वो इम्पोर्टेशन की ड्यूटी है वो फ्री है, इम्पोर्टेशन ड्यूटी फ्री है, मतलब जो सामान वो मंगाएगा उसका इम्पोर्ट करने का, मतलब उसको मंगवाने का, ठीक है, कोई भी चार्ज टैक्स नहीं पड़ेगा, उसको ये ऐसा लगता था। लेकिन बाद में इसको जब पता चला कि जो वो सामान मंगवा रहा है उसका टैक्स भी पड़ेगा, इम्पोर्टेशन ड्यूटी पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे ए इसका डिफेंस ले सकता है कि मुझे नहीं पता था कि इम्पोर्टेशन ड्यूटी भी पड़ेगी, वरना वो उस हिसाब से अपना एग्रीमेंट करता। पर अब यहाँ पे एग्रीमेंट में उसने ऑलरेडी इसको पैसे ज़्यादा दे रखा है, अब उसको टैक्स भी ए को देना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे ए इसका डिफेंस ले सकता है कि मुझे नहीं पता था कि फ़ॉरेन से सामान मंगाने पर जो ड्यूटी फ्री टैक्स नहीं है, मतलब वहाँ पर ड्यूटी फ्री नहीं है, टैक्स पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट है इसको ये वॉइड करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मिस्टेक कर रहा है ए, वो फॉरेन लॉ को लेकर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई पार्टी अगर पार्टी फॉरेन लॉ को लेकर मिस्टेक कर रही है तो वहाँ पे तो उसको मिल जाएगा डिफेंस, लेकिन इंडियन लॉ का से रिलेटेड अगर कोई मिस्टेक कर रही है तो वहाँ पे कोई उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो बियर एक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं किया जाएगा बिकॉज इट वॉज कॉस्ड बाई अ मिस्टेक एज टू एन इंडियन लॉ, क्योंकि वो इंडियन लॉ के अगर मिस्टेक से बना है कॉन्ट्रैक्ट का जो मिस्टेक है वो कोई व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है इंडियन लॉ की, वो सोच रहा है कि इंडियन लॉ में ऐसा है, तो वो इसका डिफेंस नहीं ले सकता। बट मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन्फोर्स इन इंडिया, लेकिन कोई अगर ऐसी मिस्टेक है जो लॉ ऐसे लॉ के लिए मिस्टेक है जो कि इंडिया में इन्फोर्स नहीं है, मतलब फॉरेन लॉ है या फिर इंडिया में इन्फोर्स नहीं है, तो ऐसे लॉ के लिए अगर कोई मिस्टेक कर रहा है तो वहाँ पे जो उसका इफेक्ट होगा वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह होगा, जो कि सेक्शन 20 में बताया गया कि उसको फिर वॉइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इंडियन लॉ के में मिस्टेक कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल होगा, मतलब उसको वॉइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ए और बी वो एक इस इरोनियस बिलीफ में है कि जो पार्टिकुलर डेप्थ है जो उन्होंने उधार लिया है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन में बार हो चुका है, मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन के अकॉर्डिंग उस डेप्थ को वसूलने का जो टाइम है वो बार हो चुका है, मतलब वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक ऐसा कानून है जो कि हर आपके जैसा आपका कोई राइट वायलेट हुआ है तो उस राइट को वायलेट होने के बाद कोई एक समय निश्चित करता है कि इतने समय के अंदर अगर आपने कोर्ट के पास जाके रिलीफ मांगी तो आपको रिलीफ मिल जाएगी, लेकिन अगर वो समय सीमा आप समाप्त हो गया तो फिर आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। अब आपके साथ आज कोई धोखा हुआ है और आप 10 साल बाद उस धोखे की को लेके आप केस कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता तभी था, आप 10 साल बाद जा रहे हो, तो यहाँ आपकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। लॉ ऑफ लिमिटेशन में हर एक एक्ट का टाइम दिया गया है कि आप इतने समय के अंदर आप कोर्ट के पास मदद ले सकते हैं, कोर्ट से रेमेडी की मांग कर सकते हैं कोर्ट में जाके, ठीक है, उस व्यक्ति के अगेंस्ट। तो वही बात इसमें बोली कि अब यहाँ ए और बी तो इस बिलीफ में है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन में तो वो समय सीमा समाप्त हो चुकी है डेप्थ वसूलने की, तो ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं तुमको ये जो डेप्थ हम लोगों ने लिया है वो आपस में जैसे 50,000 का डेप्थ हुआ है, 50,000 का इन लोगों ने उधार लिया, ए ने बी से 50,000 का उधार लिया है, ठीक है। अब एग्रीमेंट इस बात पे हो गया कि तुम मुझे 30,000 रुपये वापस कर देना। अब ए को तो लगता था कि जो ये पार्टिकुलर डेप्थ है ये बार हो चुका है लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन में। बी को भी लग रहा था कि ये बार हो चुका है, तब मुझसे ये पैसा नहीं ले सकता, ठीक है, कोर्ट के थ्रू नहीं ले सकता। तो उसने कहा चलो 30,000 मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो अब ये एग्रीमेंट बाद में ए को पता चलता है यार नहीं, टाइम तो बार हुआ नहीं था, हमने फालतू में एग्रीमेंट कर लिया, इसको वॉइड करा देते हैं। तो अब यहाँ पे ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो वहाँ के लॉ की जानकारी आपको है, तो अगर अब जो भी वसूला जाएगा वो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वसूला जाएगा जो आपने एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपने इंडिया का लॉ आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ इस बिलीफ में, दोनों इस बिलीफ में थे कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग ये डेप्थ वसूलने का टाइम पीरियड जो है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन असल में टाइम पीरियड समाप्त नहीं हुआ था। बाद में जब इसको लगता है कि यार टाइम पीरियड तो समाप्त नहीं हुआ था, फालतू में एग्रीमेंट कर लिया, 50,000 के बदले में मुझे 30,000 मिल रहा है, तो अब वो अगर केस कर रहा है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि
उन लोगों में एग्रीमेंट हो चुका है 50,000 के बदले 30,000 का। तो यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइडेबल नहीं होगा। वो इस बात का डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे लॉ पता नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने मिस्टेक ऑफ लॉ देखा। अब सेक्शन 22 देखते हैं जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अब हम लोगों ने देख रहे थे मैटर ऑफ फैक्ट की बात कर रहे थे, सॉरी, तो हम लोग देख रहे थे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात। ठीक है, कि अगर वो किसी मैटर ऑफ फैक्ट को लेके मिस्टेक कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जो मिस्टेक होगी वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो फैक्ट होगा, जिस फैक्ट के लिए एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा कब था? जब वो बाईलैटरल मिस्टेक कर रहे थे, मतलब दोनों पार्टी मिस्टेक कर रही थी, जैसा कि सेक्शन 20 में बोथ पार्टीज बताई गई। तो अगर यहाँ बाईलैटरल मिस्टेक हो रहा है किसी फैक्ट को लेके, तो ऐसा अगर दोनों पार्टी किसी फैक्ट को लेके मिस्टेक में है, भूल में है, तो वो एग्रीमेंट तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर मिस्टेक यूनिलैटरल मिस्टेक है, जहां एक पार्टी तो मिस्टेक में है लेकिन दूसरी पार्टी मिस्टेक में नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड रहेगा, वो वॉइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये वैलिड रहेगा बाशर्ते कि वो इसके साथ फ्रॉड ना कर रहा हो। फ्रॉड कर रहा है, चुप रह रहा है, अब उसने कुछ उससे पूछा, वो उसका जवाब नहीं दे रहा है और तो उसको ये बिलीव कर लेता है, मिस्टेक में आ जाता है, तो वो ले सकता है अगर फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर फ्रॉड नहीं है, तब अगर एक पार्टी मिस्टेक में है, ठीक है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन कुछ भी अगर नहीं है, तो एक पार्टी अगर मिस्टेक में है तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो वैलिड रहेगा। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। अब ये ए है, वो बी की शॉप पे जाता है। ठीक है, वो ए का मोटो था कि वो बी की शॉप से एक माउंटेन बाईसाइकिल लेगा। ठीक है, अब ए ने अपने इस मोटो के बारे में, जो इसका ऑब्जेक्ट था, इसके बारे में बी को तो नहीं बताया कि उसका उद्देश्य था साइकिल लेने का, वो माउंटेन बाईसाइकिल ले रहा है। ठीक है, इसने अपना मोटिव इसको नहीं बताया। तो यहाँ पे ए ने बी से एक साइकिल खरीदी जो कि नॉर्मल साइकिल थी। ए को लग रहा था कि वो माउंटेन बाईसाइकिल ले रहा है, लेकिन बी को पता है वो माउंटेन बाईसाइकिल नहीं है। तो उसी हिसाब से बी ने रेट लगाए, रेट दिए और इन लोगों में एग्रीमेंट हो गया, वो साइकिल ए ने खरीद ली। अब बाद में ए को पता चलता है कि ये जो वो बाईसाइकिल आया है वो माउंटेन बाईसाइकिल नहीं है, तो ये एग्रीमेंट क्या वैलिड रहेगा? तो ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। क्यों? क्योंकि बी ने कोई फ्रॉड नहीं करा, बी ने कोई फैक्ट नहीं छुपाया कि ये कौन सी साइकिल है। इसने ए ने पूछा ही नहीं, ए ने साइकिल मांगी, बी ने उसको वो साइकिल बेच दी। यहाँ पे ए केवल मिस्टेक में है, बी नहीं। ठीक, और ना ही बी इसके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, ना ही मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ इन लोगों का, ये वैलिड रहेगा। तो अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है तो वो वैलिड रहेगा, और बाईलेटरल मिस्टेक है जैसा कि सेक्शन 20 में देखा किसी फैक्ट को लेके, तो वो वॉइड होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। मिस्टेक कितने प्रकार की होती हैं हम लोगों ने देखा? मिस्टेक दो प्रकार की होती हैं। एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 20 बात करता है। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बाईलेटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टी किसी फैक्ट को लेकर मिस्टेक कर रही हैं, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक पार्टी यूनिलेटरल मिस्टेक है, एक पार्टी मिस्टेक में है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। और मिस्टेक ऑफ लॉ में हम लोगों ने देखा कि दो टाइप के लॉ होते हैं। इंडियन लॉ, अगर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस ले रहा है जो कि इंडियन लॉ का है, तो वहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, और जो एग्रीमेंट हुआ है वो वैलिड रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि इस एग्रीमेंट को वॉइड कर दो, वो नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो फॉरेन लॉ के मिस्टेक कर रहा है, तो फॉरेन लॉ तो नहीं पता होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे। अब जो हम लोग आगे सेक्शन कवर करेंगे, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि कौन से कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 10 में देखा था, ये देखिए सेक्शन 10 में हम लोगों ने देखा था कि वो कौन से एग्रीमेंट होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो हर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि फ्री कंसेंट से हुआ है, पार्टीज़ की जिसमें फ्री कंसेंट है, मीन्स स्वतंत्र सहमति है, और जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्री कंसेंट और कॉम्पिटेंसी तो पढ़ लिया। ठीक है, पिछले सेक्शंस में हम लोगों ने ये तो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है। हालांकि हम लोग इसको डिटेल में समझ चुके हैं कि लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है और ये हैं क्या, पर इस सेक्शन में हम लोग दोबारा इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और केस लॉ भी देखेंगे। ठीक, तो अब जो सेक्शन 23 है वो हम लोगों को ये नहीं बताता है कि कौन से कंसीडरेशन या कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं, बल्कि ये बताता है कि कौन से कंसीडरेशन और कौन से ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हैं। ठीक है, तो पहले कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, उसने बी से अपनी बेटी सी की, ये सी है उसकी बेटी, ये ए की बेटी है। ठीक है, तो ए ने बी से लोन लिया। ठीक है, लोन लिया अपनी बेटी सी की मैरिज कराने के लिए। ठीक है, इसकी मैरिज के लिए। तो यहाँ पे जो ए और बी में एग्रीमेंट हुआ ये लोन का, इस एग्रीमेंट में जो कंसीडरेशन है वो क्या है? वो लोन है। ए का कंसीडरेशन क्या है?
ये लोन अमाउंट, और बी का कंसिडरेशन क्या है, ये लोन जो इसको दे रहा है वो 6% पे दे रहा है, ठीक है, 6% लोन जो अमाउंट है वो 6% पे दे रहा है इसको, ठीक है। तो अब ए और बी के बीच जो ये है, ये क्या है, ये कंसिडरेशन है। ए के लिए कंसिडरेशन ये लोन अमाउंट है, और बी के लिए कंसिडरेशन ये लोन अमाउंट प्लस 6% इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच कंसिडरेशन तो ये हो गया। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, तो इन दोनों में जो एग्रीमेंट हुआ है उसका उद्देश्य है ये सी जो इसकी डॉटर है, ए की जो लड़की है उसकी मैरिज। तो यहाँ इस एग्रीमेंट का कंसिडरेशन तो ये हो गया, और ऑब्जेक्ट ये मैरिज हो गया, ठीक है। तो कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट कभी कभी एक जैसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, कंसिडरेशन अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्ट वो उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य से वो एग्रीमेंट किया जा रहा है। दोनों पार्टीज़ में अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन जो 23 है वो हम लोगों को बताता है कि जो उद्देश्य है उस एग्रीमेंट का वो भी लॉफुल होना चाहिए, वो भी विधिपूर्ण होना चाहिए, और जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, वो भी विधिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको। तो सेक्शन 23 में ये नहीं बताया गया है कि कौन से कंसिडरेशन और कौन से ऑब्जेक्ट लॉफुल हैं, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि कौन से कंसिडरेशन और कौन से ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है। तो द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। किसी भी एग्रीमेंट का कंसिडरेशन मीन्स प्रतिफल और ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य लॉफुल माना जाएगा अगर अनलेस अगर उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर उसमें ये चीज़ें नहीं है, अगर वो एग्रीमेंट और कंसिडरेशन फॉरबिडन बाई लॉ नहीं है। फॉरबिडन बाई लॉ का मतलब है कि जो एग्रीमेंट है वो किसी भी, जो दोनों पार्टीज़ में एग्रीमेंट हो रहा है वो किसी लॉ में प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब उसको किसी लॉ के द्वारा मना ना किया गया हो। अब यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं। अब ए और बी में एग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ ए और बी में एग्रीमेंट हो रहा है कि ए इसको पैसे दे रहा है, 10,000 पैसे दे रहा है, 10,000, और बदले में कह रहा है कि तुम सी को गोली मार दो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी पर्सन को किल करना, मर्डर, ये लॉ में क्या लॉ में इसकी परमिशन दी गई है? नहीं दी गई है। तो लॉ में ये चीज़ प्रोहिबिटेड है, किसी भी का मर्डर करना लॉ में प्रोहिबिटेड है, ठीक है। मर्डर की डेफिनेशन सेक्शन 300 IPC और इसकी सज़ा 302 में, ठीक है। तो ये चीज़ प्रोहिबिटेड है। तो किसी भी लॉ में अगर कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर चीज़ के लिए अगर एग्रीमेंट होगा तो वो एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन बाई लॉ है। इसको एक केस लॉ से भी देख लेते हैं। घेरूलाल पारख वर्सेस महादेव दास। इस केस में ये बताया गया कि लॉ क्या है, ठीक है। इसमें जैसे फॉरबिडन बाई लॉ बताया गया, तो लॉ कौन सा लॉ होगा? इस केस में बताया गया है कि हर वो लॉ जो कि इंडिया में इन्फोर्स्ड है, ठीक है, जो कि इंडिया में लागू है, और सभी पर्सनल लॉ जो कि इंडिया में लागू हैं उनको लॉ कहा जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी लॉ जो कि इंडिया में लागू हैं और उस लॉ को तोड़ते हुए कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट को फॉरबिडन बाई लॉ बोला जाएगा, और ऐसे एग्रीमेंट जो होगा उसका जो कंसिडरेशन होगा वो लॉफुल नहीं होगा, मीन्स वो विधिपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि फॉरबिडन बाई लॉ क्या है। इसका एक और केस लॉ देख लेते हैं। एक केस लॉ है मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इस केस लॉ में एक पर्सन था, वो सरपंच इलेक्टेड हुआ, ऐसा सरपंच इलेक्टेड हुआ 5 साल के लिए। एक गांव में एक पर्सन सरपंच इलेक्टेड हुआ 5 साल के लिए, ठीक है। तो उसने दूसरे व्यक्ति के साथ ये एग्रीमेंट किया कि 3 साल तक मैं सरपंच बन के रहूँगा। जो इलेक्टेड हुआ है उसने कहा कि मैं 3 साल तक वो सरपंच का पद संभालूंगा और 2 साल तुम संभाल लेना। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये वैलिड नहीं है, ये फॉरबिडन बाई लॉ है, क्योंकि ये पंजाब पंचायत राज एक्ट 1994 की में प्रोहिबिटेड है। पंजाब पंचायत राज एक्ट 1994 में ऐसा कुछ नहीं है, जो पर्सन सरपंच बनाया गया है वही सरपंच बन सकता है, ना कि वो किसी और को अपना पद दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पंजाब पंचायत राज एक्ट में ये प्रोहिबिटेड था। तो कोई भी एक्ट जो फॉरबिडन बाई लॉ है, ऐसा एग्रीमेंट, यहाँ पे इन दोनों में एग्रीमेंट क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे सरपंच बन गया हूँ, अब 3 साल मैं बन जाऊँगा, 2 साल तुम बन जाना, तो ये फॉरबिडन बाई लॉ एग्रीमेंट है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो फॉरबिडन बाई लॉ है, वहाँ पे जो कंसिडरेशन और अमाउंट है, इसका कंसिडरेशन क्या था इन दोनों में? कंसिडरेशन ये था, एक का कंसिडरेशन ये था कि 3 साल मैं रह लूँगा, 2 साल तुम रह लेना। तो दोनों के बीच ये जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है ये फॉरबिडन बाई लॉ है। चूँकि ये फॉरबिडन बाई लॉ है तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फॉरबिडन बाई लॉ हम लोगों ने समझ लिया कि अगर कोई एग्रीमेंट का कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फॉरबिडन बाई लॉ है तो वहाँ पे जो वो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फॉरबिडन बाई लॉ हम लोगों ने समझ लिया, और अब जो कंसिडरेशन है वो ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो इस नेचर का नहीं होना चाहिए, उसकी प्रकृति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो कि अगर परमिट कर दिया गया, अगर ऐसे एग्रीमेंट को परमिट कर दिया गया इफ़ परमिटेड, तो वो लॉ के किसी प्रोविज़न को डिफीट कर देगा। मतलब लॉ
मतलब लॉ के किसी प्रोविज़न के अगेंस्ट चला जाएगा, खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। तो डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ को हम लोग इस केस लॉ से समझ लेते हैं। ये केस लॉ है मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये जो केस है, यहाँ पे एक पर्सन को 5 साल के लिए सरपंच इलेक्ट किया गया, ठीक है। तो उस पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट किया कि 3 साल तक सरपंच का पद मैं संभाल लूँगा और बाकी के 2 साल सरपंच का पद तुम संभाल लेना। तो यहाँ पे जो इन लोगों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, ये डिफीट कर रहा है प्रोविज़न ऑफ लॉ। कौन से प्रोविज़न ऑफ लॉ? यहाँ पे पंजाब पंचायत राज एक्ट 1994 जो है, उसके प्रोविज़न को ये जो इन लोगों के बीच एग्रीमेंट है उसको डिफीट कर रहा है, क्योंकि पंजाब पंचायत राज एक्ट में ऐसा कहीं प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि 3 साल तुम अपने जो पद है वो किसी और को दे दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसको इलेक्शन में खड़ा करा गया है, जो इलेक्टेड है वही सरपंच बन सकता है, ना कि वो अपना पद किसी और को दे रहा है, ठीक है। तो ये जो इन लोगों में एक्ट हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो डिफीट कर रहा है लॉ के प्रोविज़न को। तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जो किसी भी लॉ के प्रोविज़न को डिफीट कर रहा है, कि अगर उसको परमिट दे दिया गया, अब यहाँ पे अगर इनको परमिशन दे दी जाती तो यहाँ पे ये पंजाब पंचायत राज एक्ट को डिफीट कर रहा था। तो ऐसे एग्रीमेंट को भी परमिशन नहीं दी जाएगी और वहाँ पे जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये लॉफुल नहीं है, ठीक है। और किस लिए लॉफुल नहीं है? क्योंकि ये चीज़ मना की गई है पंजाब पंचायत राज एक्ट में, ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि तुम अपनी पद किसी और को दे रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, अगर इसको परमिट कर दिया गया तो ये किसी लॉ के प्रोविज़न को डिफीट कर देगा। तो अब तीसरा ग्राउंड क्या है? पहला हम लोगों ने देख लिया कि फॉरबिडन बाई लॉ नहीं होनी चाहिए, कि लॉ में कहीं उसको प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, जैसे मर्डर करना किसी के साथ या फिर किसी के किडनैप करवा लेना, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो वो फॉरबिडन बाई लॉ है, मतलब लॉ में उसको मना करा गया है। और दूसरी बात करता है, दूसरा पॉइंट बात करता है कि अगर वो एग्रीमेंट इस प्रकृति का है कि अगर उसकी परमिशन दे दी गई तो वो लॉ के किसी प्रोविज़न के अगेंस्ट चला जाएगा, डिफीट कर देगा उसकी प्रोविज़न को, ठीक है, प्रोविज़न को ख़त्म कर देगा। तो ऐसे भी एग्रीमेंट को लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पे भी जो एग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, और वो वॉइड होगा, मतलब शून्य हो जाएगा। और तीसरा ग्राउंड दिया गया है कि जो एग्रीमेंट है वो फ्रॉडलेंट नेचर का नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो एक व्यक्ति दूसरे के साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ए ने बी के साथ और ये एक एग्रीमेंट किया कि, अब देखिए ए बी और सी, ठीक है, इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि ये लोग ये डी के साथ फ्रॉड करेंगे, ठीक है, ये लोग डी के साथ फ्रॉड करेंगे और जो पैसा होगा वो हम लोग इक्वल डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन क्या है? ये लोग डिवीज़न कर रहे हैं मनी का, जो फ्रॉड से पैसा पाए हैं उसका जो डिवीज़न कर रहे हैं, ये तो इनका कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है इसके साथ फ्रॉड करने का। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो है कि डी के साथ फ्रॉड कर लेंगे और आपस में पैसे जो होंगे वो बांट लेंगे। अब अगर इसमें से कोई एक आपस में पैसे नहीं बांट रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये तो जो इलीगल है ना, इलीगल कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन भी इसका इलीगल है, ऑब्जेक्ट भी इसका इलीगल है। तो अगर कोई कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉडलेंट नेचर का है, फ्रॉड करके किसी के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट फ्रॉड है, ठीक है, फ्रॉडलेंट नेचर का है, तो वहाँ पे भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात बोली गई है, फोर्थ पॉइंट है कि जो एग्रीमेंट है वो ऐसा है जिसमें किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही मान लीजिए, अब ए बी को जैसे कह रहा है कि तुम सी को मार दो तो तुम्हें हम 10,000 रुपये देंगे, तो यहाँ पे सी को इंजरी पहुंचाई जा रही है, ठीक है, सी को मारा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ है तो वो एग्रीमेंट भी जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है सी को मारना, ये लीगल नहीं है, ठीक है, लॉफुल नहीं है। अब ए और बी ये ऐसे कर रहे हैं कि इसको ए बी को 10,000 रुपये दे रहा है और कह रहा है कि जो सी का प्लॉट है, सी की या जो सी का खेत है उसमें आग लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी के खेत में आग लगा दे रहा है, तो यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन है वो भी लॉफुल नहीं है, तो यहाँ पे लॉफुल नहीं है तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है, ये भी वॉइड होगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? फॉरबिडन भी देख लिया, और अगर फॉरबिडन है कहीं लॉ में तो वो जो ऑब्जेक्ट है और कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर कंसिडरेशन ऐसा है, इस नेचर का है कि अगर उस कंसिडरेशन को मान लिया जाए, उसको परमिट दे दी जाए, तो वो किसी लॉ के किसी भी प्रोविज़न को डिफीट कर रहा है, किसी भी लॉ के प्रोविज़न के अगेंस्ट चला जा रहा है, या फिर जो कंसिडरेशन है वो फ्रॉड है, ठीक है, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट फ्रॉड है, या फिर उस कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट में कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ये है कि वो किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाना है या उसकी प्रॉपर्टी को हानि पहुँचाना है, या फिर अब इतने सारे ग्राउंड देने के बाद भी इस सेक्शन में एक और ग्राउंड जोड़ दिया गया कि ऐसे कोई भी एक्ट जो कि कोर्ट को या तो इमोरल लगे, मतलब अनैतिक लगे, या फिर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी लगे, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ लगे। अब कौन से एक्ट इमोरल हैं, कौन से एक्ट पब्लिक पॉलिसी के अपोज हैं, ये डिसाइड करना कोर्ट के ऊपर है,
कि कौन से एक्ट इमोरल हैं, कौन से पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखें अगर, तो यहाँ पे ए ने बी को 10,000 रुपये दिए और एग्रीमेंट हुआ, ये ए और बी में एग्रीमेंट हुआ, ए ने इसको कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, और बदले में तुम सी से डिवोर्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है वो इमोरल है, ये अनैतिक एग्रीमेंट है कि ये इसको बी को पैसे दे रहा है कि वो सी से डिवोर्स ले ले। तो चूँकि ये इमोरल है तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, इसके लिए कंसिडरेशन ये 10,000 रुपये हैं और इसके लिए कंसिडरेशन है कि ये इससे डिवोर्स ले ले, ठीक है, ये इसके लिए कंसिडरेशन है, समझ गए। तो यहाँ पे अगर बी सी से डिवोर्स नहीं लेती है तो ये क्या केस कर सकता है बी पे? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो लीगल नहीं है, वो लॉफुल नहीं है और वो इमोरल है। लॉफुल क्यों नहीं है? क्योंकि वो इमोरल है, अनैतिक है। तो अगर वो अनैतिक है तो फिर वो लीगल नहीं है। तो यहाँ पे अगर इन लोगों के बीच ये एग्रीमेंट, अगर बी जो है ये परफॉर्म नहीं करती है अपना प्रॉमिस, तो यहाँ पे ए इसके ऊपर केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर कोई भी इमोरल कंसिडरेशन है, यहाँ पे कंसिडरेशन इमोरल है कि इससे डिवोर्स लेना, तो अगर कोई इमोरल कंसिडरेशन है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, मतलब जिससे पब्लिक को खतरा पहुँच सकता है, ऐसी कोई एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें पब्लिक को खतरा हो सकता है, या अब मान लीजिए पब्लिक को खतरा कैसे हो सकता है, ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो ऐसी दवाइयाँ बना रहे हैं जो कि अगर पब्लिक कंज्यूम कर ले, ऐसी जेनरिक दवा है जो जिसको अगर पब्लिक कंज्यूम कर ले तो उससे पब्लिक की हेल्थ बिगड़ सकती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे भी ये जो है ये लॉफुल नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने समझा कि अगर या तो फॉरबिडन बाई लॉ है, कोई जो कंसिडरेशन है वो लॉ में मना करा गया है कंसिडरेशन, जैसे एक के लिए कंसिडरेशन है कि तुम सी को मार दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा, तो जिसको वो 10,000 रुपये देने की बात कर रहा है वो 10,000 रुपये उसका कंसिडरेशन है और उसका कंसिडरेशन है कि वो उसको मार दे, ठीक है। तो ये जो कंसिडरेशन है फॉरबिडन बाई लॉ है। तो ऐसा कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो लॉ में प्रोहिबिटेड है, लॉ जिसकी मंजूरी नहीं देता, या फिर ऐसा जो कंसिडरेशन है उसका नेचर ऐसा है जिसको अगर परमिट कर दिया जाए, जिसकी परमिशन अगर दे दी जाए तो वो लॉ के किसी प्रोविज़न को डिफीट कर रहा है, ठीक है। या फिर जो कंसिडरेशन है फ्रॉड नेचर का है, फ्रॉडुलेंट नेचर का है, या फिर वो उस कंसिडरेशन में किसी व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। अगर किसी की प्रॉपर्टी को कहा गया कि जाओ तुम सी की खेती को अगर जला दोगे तो मैं तुमको 10,000 रुपये दे दूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट का जो कंसिडरेशन है, एक का कंसिडरेशन है कि उसकी खेती जल जाए और एक का कंसिडरेशन है उस खेती को जलाने के बदले उसको रुपये मिल जाए। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है और जो इसका उद्देश्य क्या है, इसको जला देना, ठीक है। उद्देश्य इसको जला देना है और कंसिडरेशन भी एक का वही है कि उसको जब वो जल जाए, ठीक है। तो ऐसे में लगता है कभी कभी कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन वो सेम नहीं है। उद्देश्य अलग चीज़ है, वो कंसिडरेशन अलग चीज़ है। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य भी गलत है और कंसिडरेशन भी गलत है, दोनों चीज़ लॉफुल नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पर्सनल प्रॉपर्टी, इसके बाद भी अगर कोर्ट को ऐसा कहीं लगता है जहाँ कोर्ट रिगार्ड्स करते हैं, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, अगर कोर्ट ऐसा किसी एक्ट को इमोरल, जो कंसिडरेशन है इमोरल घोषित कर दे या पब्लिक नेचर पॉलिसी के अगेंस्ट बता दे, तो वो भी जो कंसिडरेशन होगा लॉफुल नहीं होगा। तो इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल। ये जितने भी केसेस इसमें दिए गए हैं हम लोगों ने सबको देखा और इसका केस लॉ भी देखा, इंपॉर्टेंट है केस लॉ, ठीक है, देख लीजिएगा, वो सभी अनलॉफुल होंगे, ठीक है। और एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, और जो भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो वॉइड कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने तो देख लिया था, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अब यहाँ A agrees to sell his house to B for 10,000 rupees. Here B promises to pay some 10,000 rupees in consideration for A promised to sell the house and A promised to sell the house in the consideration for B. ठीक है, इसमें बताया गया है कि A और B में आपस में कंसिडरेशन हुआ, आपस में एग्रीमेंट हुआ कि मैं अपना हाउस तुम्हें 10,000 में बेच दूंगा, और B ने कहा, B ने जैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया, अगर किसी का ऑफर कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है ना। तो यहाँ पे B ने प्रॉमिस किया, ठीक है मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा इस घर के बदले में। तो ए के लिए क्या है कंसिडरेशन, वो 10,000 रुपये, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो घर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन हुआ और ऑब्जेक्ट है दोनों का, ये वैलिड है, यहाँ पे कोई लॉफुल नहीं है, ना ही ये फॉरबिडन है, ना ही इसका कोई ऐसा नेचर है जिसको अगर कंसिडरेशन का कोई ऐसा नेचर नहीं है जिसको अगर परमिट कर दिया जाए तो वो लॉ के किसी प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, ना ही इसमें फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा इन लोगों में एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल कंसिडरेशन होगा, ठीक है। अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए प्रॉमिसेस टू पे बी 1,000 रुपी एट द एंड ऑफ 6 मंथ इफ सी हु ओज दैट सम टू बी फेल्स टू पे इट, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्रॉमिस करता है कि वो बी के 1,000 रुपये 6 मंथ के लास्ट में
लास्ट तक 6 मंथ के लास्ट तक उसको चुका देगा। अगर जो सी है जो कि बी के पैसे लिए है, जिसने उधार लिया था बी से, अगर सी नहीं चुका देता है तो उसके बदले में ए चुका देगा। ठीक है, तो यहाँ 6 महीने का टाइम दिया गया है, मांगा है ए ने कि अगर 6 महीने के अंदर सी तुम्हारे पैसे नहीं चुका देता है तो मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा। ठीक, ये प्रॉमिस हुआ। ये जो एग्रीमेंट हुआ इसमें बी के लिए जो प्रॉमिस है, बी का प्रॉमिस क्या है कि वो 6 महीने का टाइम दे रहा है। ठीक है, सी को, और सी और यहाँ पे ए का क्या प्रॉमिस है, ए का प्रॉमिस है कि 1000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडरेशन क्या है, बी का कंसीडरेशन है कि उसको 1000 रुपये मिल जाएगा। इसके प्रॉमिस जो ए ने प्रॉमिस किया है वो इसका कंसीडरेशन है, और जो सी का बी का प्रॉमिस है कि वो टाइम दे रहा है, वो टाइम देना उसका कंसीडरेशन है। ठीक है, तो ये जो कंसीडरेशन है ये लॉफुल हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ये प्रोहिबिटेड है ना फॉरबिडन बाई लॉ है। ठीक है, तो ये भी लॉफुल है। अब सी इलस्ट्रेशन बात करता है कि यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया बी से कि तुम अगर मुझे सर्टेन अमाउंट दोगे, एक मतलब ऐसे मान लीजिए 50,000 मांगा ए ने बी से, कहा अगर तुम मुझे 50,000 रुपये दोगे तो ये जो तुम्हारी शिप है, जो तुम्हारी शिप है जो कि एक निश्चित जो भी किसी भी सर्टेन पॉइंट पे जा रही है, ठीक है, वो अगर टूट जाती है रास्ते में, ठीक है, तो अगर वो टूट जाती है तो उसके बदले उसका जो भी कंपनसेशन अमाउंट होगा वो मैं तुमको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया बी से कि अगर तुम मुझे एक सर्टेन सम दोगे, एक सर्टेन अमाउंट दोगे, जैसे 50,000 तो मुझे दोगे, तो बदले में अगर तुम्हारी शिप रास्ते में कहीं भी टूट जाती है तो उसका जो भी कंपनसेशन होगा वो मैं दूंगा। ठीक है, तो जो ये एग्रीमेंट है, ये इसमें जो कंसीडरेशन है, ए का कंसीडरेशन क्या है, वो 50,000 रुपये, ए का कंसीडरेशन है 50,000 रुपये, और बी का कंसीडरेशन क्या है कि बदले में जो अगर उसकी शिप टूट गई तो उस शिप का जो कंपनसेशन अमाउंट है वो ए देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनसेशन बी का कंसीडरेशन है और ए का कंसीडरेशन वो अमाउंट है, तो यहाँ पे जो कंसीडरेशन है वो वैलिड है, वो लॉफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंसीडरेशन लॉफुल हो गया। ठीक है, और डी वाला देखते हैं, जो कि डी भी यहाँ भी लॉफुल बताया गया है। ए प्रोमिसेस टू मेंटेन बी चाइल्ड एंड बी प्रोमिसेस टू पे 1000 रुपी। यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी के चाइल्ड को मेंटेन करेगा, मतलब बी के चाइल्ड की देखरेख करेगा, और बदले में जो बी है वो उसको 1000 रुपये देगा। तो यहाँ पे भी जो कंसीडरेशन है, बी के लिए कंसीडरेशन क्या है कि उसके बेटे की देखभाल हो रही है, ये बी की कंसीडरेशन है। ए की कंसीडरेशन वो 1000 रुपये है, तो दोनों जो ये कंसीडरेशन है वो लॉफुल है। तो यहाँ पे भी जो लॉफुल कंसीडरेशन है, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो वैलिड होगा। अब ये देख लीजिए, अब जो ई वाला है ये इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन, इसमें अनलॉफुल कंसीडरेशन की बात की गई है। ए बी सी ये एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी बात किया कि वो फॉर द डिवीज़न एमंग देम गेन एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड। ठीक है, तो ए बी सी एक एग्रीमेंट में इंटर होते हैं एक चौथे व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने के लिए, कि जो भी वो फ्रॉड करके अमाउंट लाएंगे वो आपस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा था, इसका जो डिवीज़न है अमाउंट, जो एग्रीमेंट में जो फ्रॉड करके जो डिवीज़न कर रहे हैं, ये इनका कंसीडरेशन है आपस में, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉड करना है। तो यहाँ पे जो चीज़ है ये लॉफुल नहीं है, ये अनलॉफुल है। तो चूंकि ये अनलॉफुल है तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, मतलब ये शून्य होगा, कोई अस्तित्व नहीं है इस एग्रीमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर बी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिसेस टू पे 1000 रुपी। तो अब यहाँ पे जो कंसीडरेशन है वो ये है कि ए प्रॉमिस कर रहा है बी से कि वो बी को पब्लिक ऑफिस देने का वादा कर रहा है, मतलब सरकारी नौकरी के बदले 1000 रुपये की मांग कर रहा है कि तुमको मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा, बदले में तो मुझे 1000 रुपये दे दो। तो यहाँ पे जो कंसीडरेशन है ये ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस का है, पब्लिक ऑफिस का ट्रैफिकिंग हो रही है, पब्लिक ऑफिस जो जितने हैं सरकारी पद हैं उसकी ट्रैफिकिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो कंसीडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, वो लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल है, और चूंकि अनलॉफुल है तो ये भी एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो रुपए के बदले में सरकारी नौकरी जो दे रहे हैं ये अनलॉफुल है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में ए जो है, हाँ जो ए है वो एक भू मालिक का एजेंट है। ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल, जैसा हम लोगों ने देखा था कि एजेंट प्रिंसिपल के रिलेशन में तो जो प्रिंसिपल एजेंट को अथॉरिटी देता है तो एजेंट उसके प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। तो एजेंट को केवल वही काम करने का अधिकार दिया गया है जो कि प्रिंसिपल, जो उसका मालिक है, वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है वो ए संभाल रहा था, पर प्रिंसिपल ने जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसने अपने एजेंट को ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं दी थी कि तुम मेरी ज़मीन को पट्टे पे चढ़ा दो। ठीक है, पट्टे पे चढ़ाने की, लीज पे देने की कोई अथॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन ए ने ये बात अपने जो प्रिंसिपल है उससे छुपाया और बी को पट्टे पे दे दी ज़मीन। तो यहाँ पे जो अपने प्रिंसिपल के साथ एजेंट ने फ्रॉड किया है, तो यहाँ पे अब जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो कंसीडरेशन है फ्रॉड नहीं होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट नेचर का नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये अनलॉफुल हो गया। तो चूंकि अनलॉफुल है तो ये भी
वॉइड होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखे सारे इलस्ट्रेशन भी देख लिए और ये सेक्शन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेक्शन 23 में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट और कौन से कंसिडरेशन अनलॉफुल हैं, और अगर वो अनलॉफुल हैं तो वो वॉइड होंगे। तो अगर कोई भी कंसिडरेशन फॉरबिडन बाई लॉ नहीं होना चाहिए और इस नेचर का नहीं होना चाहिए जिसको अगर परमिशन दे दी जाए तो वो किसी लॉ को डिफीट कर रहा है, किसी लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, या फिर उसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करना, ऐसा अगर कंसिडरेशन है, ऐसा ऑब्जेक्ट है तो वो भी लॉफुल नहीं होगा। और बाकी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन देखा। अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि बात करते हैं सेक्शन 24, जो कि बात करता है एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। इसमें बात करता है कि वो एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का कोई एक पार्ट, उस एग्रीमेंट का कोई एक पार्ट केवल ऐसा है जिसका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है, ये देखिए ए और बी में जरूरी नहीं तो है नहीं कि इन दोनों में जो कंसिडरेशन हो रहा है वो केवल एक ही बात को लेकर कंसिडरेशन हो। अब ए इससे मकान ले रहा है, ठीक है, ए अपना मकान चलो बेच रहा है, ठीक है, ये ए अपना हाउस बी को बेच रहा है। बदले में बी से क्या कह रहा है कि तुम मुझे अपना जो एक प्लॉट है वो दे दो और अपनी जो कार है 20 लाख की वो मुझे दे दो। ठीक, तो यहाँ पे कंसिडरेशन दो हो गए। ठीक है, तो अगर दो कंसिडरेशन में से इस एग्रीमेंट में कोई एक कंसिडरेशन ऐसा है जो कि अनलॉफुल है तो यहाँ पे वो जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड हो जाएगा। पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अगर पूरा एग्रीमेंट तब वॉइड होगा कि अगर उसमें से जो कंसिडरेशन है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, जो अनलॉफुल वाला कंसिडरेशन है उसको अगर अलग नहीं किया जा सकता तो वो पूरा कंसिडरेशन जो होगा वो अनलॉफुल माना जाएगा और वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो इसमें यही बात कही गई है कि इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल द एग्रीमेंट इज वाइड। इसमें बोला गया है कि कोई सिंगल कंसिडरेशन में या तो कोई एक सिंगल कंसिडरेशन है लेकिन उसके दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो विधि विरुद्ध हैं, ठीक है, उनमें से या फिर कोई एक विधि विरुद्ध है ऑब्जेक्ट और एक लॉफुल है, एक लॉफुल है और एक अनलॉफुल है, तो या फिर किसी ऑब्जेक्ट तो एक है पर उसके कंसिडरेशन दो हैं, जैसे हम लोगों ने वो उसमें देखा था एक बाइक मतलब एक कार और एक प्लॉट, और उसमें से कोई एक कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। द अनलॉफुल वाला इज अनलॉफुल तो द एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर उसका कोई पार्ट भी अनलॉफुल है कंसिडरेशन का और उस पार्ट को अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट की बात इसमें आई है, ये केस लॉ है एरिक मैरी हिल वर्सेस विलियम क्लर्क। ठीक है, इसमें बोला गया वेयर लीगल एंड इलीगल पार्ट आर सो कनेक्टेड विद वन अदर दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड द एग्रीमेंट शैल बी परफेक्टली वॉइड। तो वो पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर उसका लीगल और इलीगल पार्ट इस तरीके से कनेक्टेड है, लीगल और इलीगल पार्ट इस तरीके से कनेक्टेड है कि उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वो पूरा एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा अगर आपके बियर एक्ट में नहीं दिया गया है तो। ठीक है, दिया गया है तो कोई बात नहीं। अब इसको इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी के बिहाफ में उसकी जो इंडिगो फैक्ट्री है उसके सुपरिटेंडेंट करेगा, मतलब उसका सुपरविजन करेगा, ठीक है, वो देख रेख करेगा ए। और उस एग्रीमेंट में एक बात तो ये हो गई कि बी के बदले में ए सुपरविजन करेगा और उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ए 10,000 रुपये, बी ए को 10,000 रुपये देगा अपने बदले में काम करवाने का। और उस एग्रीमेंट में ये भी बात दी गई कि साथ में ए उसका जो इंडिगो जो नील है उसकी इलीगल ट्रैफिकिंग भी करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इलीगल ट्रैफिकिंग है ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको आप अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम एक काम तो भले लॉफुल कर रहे हो पर दूसरा तो साथ में अनलॉफुल भी कर रहे हो। नील का मैन्युफैक्चर तो कर रहे हो पर उसकी इलीगल ट्रैफिकिंग भी कर रहे हो। इलीगल ट्रैफिकिंग नील की कैसे होगी आप सोच रहे होंगे, तो ऐसे होगी कि आप टैक्स बचा के उसको दूसरे देश में पहुँचा रहे हो, मतलब छुपा के पहुँचा रहे हो, क्योंकि अगर साथ में नज़र में गया, पब्लिक की नज़र में जा रहा है तो फिर उस पर टैक्स लग जाएगा, तो आप उसको छुपा के ले जा रहे हो, ट्रैफिकिंग कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, ए का कंसिडरेशन क्या है, ये 10,000 रुपये, ठीक है, लेकिन बी का कंसिडरेशन क्या है, ये 10,000 अपनी जो फैक्ट्री है उसका सुपरविजन तो करवा ही रहा है ए से, साथ में इलीगल ट्रैफिकिंग भी करवा रहा है अपने नील की। तो यहाँ पे जो ये कंसिडरेशन है इसका एक पार्ट तो लीगल है, सुपरविजन करना तो लीगल चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो अपने बिहाफ में ए से कह रहा है कि तुम मेरी फैक्ट्री संभालो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो ये भी कह रहा है कि तुम साथ में इलीगल ट्रैफिक भी करो, ट्रैफिकिंग करो इलीगल नील की, इंडिगो मीन्स नील, इसकी इलीगल ट्रैफिकिंग भी करो, तो ये जो एक पार्ट है कंसिडरेशन का वो तो इलीगल है ना, तो ये पूरा एग्रीमेंट जो होगा वो अनलॉफुल माना जाएगा और वो वाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कंसिडरेशन है अनलॉफुल है। तो अगर कंसिडरेशन अलग हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग कर दो, अनलॉफुल वाला पार्ट है उसको अलग कर दो और वो लीगल हो जाएगा। लेकिन अगर वो अलग नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैफिकिंग एक बड़ी चीज़ है, इसको अलग अगर कर रहे हो तो ये अलग नहीं होएगा, तो यहाँ पे ये पूरा जो कंसिडरेशन होगा ये अनलॉफुल माना जाएगा और वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो हम लोगों ने सेक्शन को भी देख लिया, उसके इलस्ट्रेशन भी देख लिए
और केस लॉ भी देख लिए। केस लॉ आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेक्शन को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक कर लिया करो और चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं वीडियो को और आप लोगों को समझ में आ रहा है। और साथ ही कमेंट कर दिया करिए, बताया करिए कि आपको और क्या मैं करूँ जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, और अगर आपको नोट्स भी चाहिए इस वीडियोज़ के तो आप वो भी बताया करिए, तो मैं लास्ट में वो भी डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।